हेलो आरओ प्रीलिम बूस्टर रिवीजन डे 2 के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के अंतर्गत सोशल इशू और आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक देखेंगे। सोशल इशू के टॉपिक इसलिए रखे गए हैं क्योंकि सरकार के द्वारा कई सारी योजना और नीतियां जो महिलाओं, बच्चों, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में लाई जा रही हैं, वो आपके करंट में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। दूसरा, एशियन हिस्ट्री में हम दो टॉपिक लेकर चलने वाले हैं, एक वैदिक काल और एक महाजनपद काल। ये वैसे भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं टॉपिक शुरू करने से पहले कि आपको क्या क्या क्वेश्चन आएगा। एक जानकारी और, सभी लोग कमेंट जरूर करें। कमेंट करने का मतलब है कि आप सेशन समाप्त होने के बाद सभी लोग ये जरूर बताएं। कुछ ही बच्चों ने यहाँ पे कमेंट करके बताया था, सभी लोग बताइए कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, क्योंकि इससे एक स्टैटिक डेटा मुझे मिलेगा कि यहाँ पर कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग रेगुलर हैं और कितना यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो रही है। और ये आपको भी पता चलेगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा एट द लास्ट जो लक्ष्य है कि इस साल हमें सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन में हमें रेगुलरिटी और इंप्रूवमेंट दोनों रहनी चाहिए। और ये आप सभी से मुझे अपेक्षा है कि आप लगातार इस सेशन में शामिल होंगे, डेली रिवीजन करेंगे और अपना इंप्रूवमेंट को देखेंगे कि यहां पर आप कितना कर रहे हैं। इसलिए पेपर पेन लेकर जरूर बैठिए, नोट करते चलिए किसका एट द लास्ट सेशन समाप्त होने के बाद जाकर कमेंट बॉक्स में यहां पर करना है, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? ऑप्शन है मनुस्मृति, भागवत गीता, ऋग्वेद या मुंडकोपनिषद। ए बी सी डी में से यहां पर राइट आंसर आपको बताना है। आसान सा प्रश्न है, सभी लोग अपना अपना टिक करें, ज्यादा इसमें समय नहीं मिलेगा, वन लाइनर है। आरओ में बहुत क्वेश्चन आपको टफ आता नहीं है। तो इसमें देखा जाए सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, यानी कि आंसर आपका कौन सा होगा? डी। जितने लोगों ने यहां पर डी लिया है टिक करें, राइट। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पे देखिए, आर्य शब्द कहां से लिया गया है? आर्य शब्द जो है किस चीज को लेकर यहां पर बात कर रहा है? पहला है, ए है निर्जाति समूह को लेकर के, बी क्या कह रहा है? यायावरी जन को लेकर के, सी है भाषा समूह को लेकर के, या डी यहां पर देखें तो श्रेष्ठ वंश को लेकर के। तो आर्य जो शब्द है किसको इंगित करता है, ये आपको बताना है ए बी सी डी में से। इसमें देखिए इसका जो आंसर है, ए गलत है, बी भी गलत है, सी गलत है, यानी कि डी आपका सही है, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य जो शब्द यहां पर इंटरलेट करता है वो कौन सा होगा? डी आंसर है। तो डी आंसर यहां पर जितने लोगों ने टिक किया है उनका ये क्वेश्चन आपका सही है। देखिए रिवीजन है, फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम रिवीजन करेंगे, पढ़ आप वैसे भी रहें, बाकी वहां पे रिवीजन करना है हमें फास्ट फॉरवर्ड मोड में। तो सभी लोग फटाफट क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देंगे। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन कम रखे हैं, आने वाले सेशन में क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर कल आपको अराउंड 27-28 क्वेश्चन थे, ये संख्या में बढ़ाता जाऊंगा। इसको मेरा टारगेट है कि आपको कम से कम 50-60 क्वेश्चन डेली हम लेकर चलें, तो ये बढ़ती भी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर अपने रिवीजन प्रोसेस अच्छा रखेंगे। फिर है यहाँ पे, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, क्या था? पहला ऑप्शन देखिए क्या है? भक्ति। दूसरा है मूर्ति पूजा व यज्ञ। तीसरा है प्रकृति पूजा व यज्ञ। चौथा है प्रकृति पूजा व भक्ति। तो यहाँ पर एक चीज कॉमन मिल रही है, प्रकृति पूजा, और दूसरा यज्ञ। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में से। आसान है। देखिए वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल की अगर हम स्थिति देखें तो वहां पर ये चीजें आपको सबसे ज्यादा जो देखने को मिलती है, एक तो यज्ञ आपको देखने को मिलता है और एक प्रकृति पूजा। ये दोनों चीजें कॉमन आपको मिलती हैं, और इसलिए इसका राइट जो आंसर है यहां पर है तीसरे का, वो होगा सी, ठीक है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहां पर सभी लोग टिक करें, सी आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को। तो मूल्यवान संपत्ति किसे कहा गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में से देखा जाए, सर ऋग्वैदिक काल की अगर हम स्थिति को देखें, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंस दी गई है गाय को, ठीक है, अर्थात कि आंसर आपका कौन सा है? बी है। ऋग्वैदिक काल में गाय को एक पवित्र कह सकते हैं कि वस्तु के तौर पे और इंपॉर्टेंस के तौर पर लेन देन की स्थिति में और दान भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको किया जाता रहा है। तो गाय सबसे एक इंपॉर्टेंट पहलू है, जो कि आपको 4 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, आर, वंशानुचरित किससे संबंधित हैं? ठीक है, किससे संबंधित हैं ये आपको बताना है, किससे लिए गए हैं, किसका निरूपण करते हैं। क्वेश्चन ये अधूरा रह गया है, तो बताना है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, आर जो है वंशानुचरित, ये किससे रिलेट करते हैं? वेदों से रिलेट करते हैं, पुराणों के हैं, उपनिषदों के हैं, सूत्रों के हैं, किसके हैं, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? ए बी सी डी। क्या आपको पता है इसका राइट आंसर कौन सा है? सभी लोग
आसान है, कौन सा है, बी है, पुराणों से रिलेट करता है ये, ठीक है। ये सारी जो जानकारी हमें है कहां से मिलती है, पुराणों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर आपको 5 का सब लोग टिक करिए, बी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 देखते हैं। क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के वैद्य, ठीक है, चिकित्सा का यहां पर आपको भगवान किसे कहा जाता है। बहुत आसान सा प्रश्न है, चिकित्सा का भगवान या आयुर्वेद के वैद्य किसे कहा गया है। सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी, चरक, किसे यहां पे कहा गया है। ए बी सी डी में से, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। चिकित्सा के जो भगवान की यहां पर इसे बातें की गई हैं वो किसके संदर्भ की गई हैं, धन्वंतरी के संदर्भ की गई, अर्थात आपका आंसर यहां पे कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए। यहां पर आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में, देखिए अब यहां पे आपको प्राचीन काल की स्थिति में घटना आपको देखने को मिलती है, अभिलेख कई सारे मिलते हैं, ठीक है। अभिलेखों को लेकर कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहां भी एक क्वेश्चन मैंने अभिलेख को लेकर रखा है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना यहां पर आपको देता है। ऑप्शन देख लेते हैं यहां पर, मानसेहरा, सहबाजगढ़ी, बोगाजकोई या जूनागढ़। ये 4 ऑप्शन है, तो बताना है भाई ईरान से भारत आर्यों के आने के बारे में जानकारी हमें किस अभिलेख में मिलती है, ए बी सी डी। देखिए यहां पे मैंने आंसर अभी यहां पे रोक रखा है, अब यह कहां जाकर टच करेगा। इसका आंसर है सी, बोगाजकोई, ठीक है। आंसर कौन सा होगा, सी। जितने लोगों ने सी टिक किया है, बोगाजकोई में देखा जाए तो हमें सारी जानकारी मिलती है कि यार कहां से कहां की ओर एंटर करते हैं, कैसे आते हैं, उसके बारे में क्या जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, वेदों के बारे में क्वेश्चन है। वेदों का यहां पे देखिए क्या जानकारी है। वेद कहते हैं, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। वेद का आपके बारे में आप सुनते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, लेकिन जो वेद हैं, वेद इनका मतलब एग्जैक्टली क्या है। ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, कुशलता है या शक्ति है। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है, सबको पता है क्या है, वेदों का मतलब ज्ञान, क्योंकि हर एक चीज के बारे में जानकारी, ठीक है। किसी में आपको गायन इत्यादि के बारे में आपको जानकारी, किसी में यज्ञ इत्यादि के बारे में जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो किसी में यहां पर आपको देखा जाए तो अलग अलग विषय वस्तुओं की एक कह सकते हैं कि नॉलेज ही देने की बात है, चाहे वो आपको यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, हर चीज में आपको देखा जाए, तंत्र मंत्र की है आपको, उसकी भी जानकारी आपको देता है। तो ज्ञान जो है मूलतः आपको वेदों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था, ठीक है, आपको यह बताना है। यह भी क्वेश्चन आसान है ना। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए बी सी डी में चांदी, लोहा, सोना, तांबा। वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था, इसका आंसर क्या होगा, 9 नंबर का ए बी सी डी में से कौन सा है, तांबा। आंसर कौन सा होगा, डी है, ठीक है। तो वैदिक लोगों के द्वारा भी जिस धातु का यहां पे प्रयोग किया गया वो कौन सी यहां पर आती है, तांबा आती है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहां पर आप टिक करें, डी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक यहां पर अवस्था है जो आयु के साथ अलग अलग वर्षों में से अपनाई जाती है। क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा यहां पर विकल्प सही है। ऑप्शन ए कहता है, पहला है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास की ओर। बी कहता है पहले गृहस्थ, उसके बाद ब्रह्मचर्य, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास। सी कहता है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। और डी कहता है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। आसान सा प्रश्न है, सबको पता है। कौन सा होगा इसमें से सही। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन सा सही है। सबसे पहले यहां पे देखा जाए तो ए है, ब्रह्मचर्य में प्रवेश करते हैं, उसके बाद फिर हम गृहस्थ में जाते हैं, फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ की ओर चलते हैं और अंत में यहाँ पे संन्यास ले लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक जीवन काल की प्रक्रिया हमें बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ए। कितने लोगों ने टिक किया है, सही गलत यहाँ पे सही बताना है लास्ट में, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आप डेटा लिख दो कि सबका सब सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पूछा गया कि आपसे वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे वो क्या होता था। देखिए यहां पे वैदिक काल में भी देखा जाए तो कर यूज होता है। आज ही के समय नहीं कि आपसे जीएसटी लिया जा रहा है, इनकम टैक्स लिया जा रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स लिया जा रहा है। पहले भी टैक्स लिए जाते रहे, बस प्रक्रिया दूसरी होती थी। लिया क्या जाता था टैक्स में, आज देखा जाए तो मनी आपसे ली जाती है, लेकिन पहले क्या था, बलि, विदत, वर्मन, कर क्या लेते थे। तो यहां पे देखा जाए तो वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से लेता था वो था बलि। टैक्स के रूप में क्या लिया जाता था, बलि ली जाती थी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है यहां पे ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे। किसने, मतलब प्रणेता कहने मतलब किसने यहां पे शुरुआत की, किसने सबसे पहले इसको लोगों को परिचित किसने कराया। ऑप्शन देख लेते हैं, पतंजलि, बाणभट्ट, आत्रेय या वद्रुकांता। तो ये आपको बताना है प्रणेता आपको योग के कौन रहे हैं। आज वर्तमान समय में देखा जाए
तो योग यहाँ पे मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इसको मनाते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन और भी है, योग से ही जुड़ा हुआ है, करंट का मुद्दा बेसिकली है, वर्तमान समय में इसको मनाते भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान सा प्रश्न है, ऑलरेडी यहाँ पर देखा जाए तो इसका भी आप आंसर दीजिए। फिलहाल इसका आंसर मैं दे देता हूं पतंजलि। ठीक है, पतंजलि जो है योग के प्रणेता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर यहां पर है वो है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है? निम्न में से किस वेद में, ठीक है, बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? अभी हमने देखा कि बलि जो है कर के रूप में वैदिक काल में ली जाती रही है, और अब यहां पर है कि जो बलि सूत्र हैं वो किस में शामिल हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, किसमें से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से बलि सूत्र किसमें है? वेदों के बारे में 4 वेद भी आपको यहां पे लिखे हुए। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए इन सारे वेदों में अगर हम देखें जो जानकारी है बलि इत्यादि को लेकर के, ये सब कहां मिलता है हमें? यजुर्वेद में। किसमें मिलता है? यजुर्वेद में देखा जाए तो आपको बलि इत्यादि के सूत्रों जैसी घटना, इन किस तरह की आपकी ऋतुएं, आपको सारी जानकारी आपको यजुर्वेद से मिलती है। तो आंसर क्या है? सी सभी लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवंतिका किसे कहते थे? ऑप्शन देखिए, ए है अवध, बी है रुहेलखंड, सी है बुंदेलखंड और डी है मालवा। तो भारत में कौन सा जो क्षेत्र है अवंतिका के नाम में हम पहले से जानते थे और वर्तमान समय में इसका नाम यहां पे बदल गया है। तो यहां पे इसका आंसर होगा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है डी है। ठीक है, मालवा। मालवा को हम पहले अवंतिका के नाम से जानते हैं और वर्तमान समय देखा जाए तो हम इसे मालवा के नाम से यहां पर जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा इसका इंटरनेशनल लुक भी यहां पर एक क्वेश्चन का आता है कि कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? ठीक है, कंबोडिया, ठीक है, एक अलग राज्य है। ठीक है, कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। ठीक है, तो कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? ऑप्शन देखिए, बोरोबुदुर, कैलाशनाथ, अंकोर वाट, बृहदेश्वर मंदिर। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर सबको पता होगा क्योंकि कंबोडिया का ये मंदिर आपको वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, और इसका आंसर कौन सा है? सी है। कौन सा? अंकोर वाट। अंकोर वाट जो है कंबोडिया में आपको विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है और बहुत बड़ा यहाँ पर देखा जाए हिंदू मंदिर है, और इसलिए यहाँ पर देखा जाए यहाँ पे आपको रामायण और महाभारत के चित्र भी इसमें दर्शाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ पे है सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया। ठीक है, एक अलग ही फैक्ट है, कोई हमेशा लड़ाई लड़ने का एक नया तरीका देखा जाए, अर्थात सबसे पहले हाथी का जो प्रयोग किया गया किस युद्ध में किया गया, किसके द्वारा किया गया? देखा जाए तो यहाँ पे उस साम्राज्य का नाम क्या है? कौशल है, मगध है, कुरु है, अवंती है। किसने हाथियों के द्वारा युद्ध लड़ा था या पहली बार लड़ा था? क्वेश्चन यहाँ पे ए बी सी डी का इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। सभी बताएं कौन सा सही है इसका। देखिए राइट आंसर यहाँ पे देखिए, पहली बार जो हाथी जिस युद्ध में जिस साम्राज्य के द्वारा किया गया वो था आपका मगध। तो मगध के द्वारा यहाँ पे देखा जाए जो साम्राज्य था उसने हाथी का यहाँ पर युद्ध में प्रयोग किया था। आंसर होगा बी। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मगध को लेकर है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी इसी के कारण यहाँ पर मारा गया था? तो अर्थात जिस कारण से उसने पिताजी की हत्या की यानी राज्यारोहण के लिए, उसी कारण से यह भी मारा गया था। ऑप्शन बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या नागदशक। ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा सही होगा? ए बी सी डी में देखें, क्वेश्चन नंबर 17 सभी लोग टिक कर लीजिए। यहां पे राइट आंसर आप दे सकते हैं, कौन सा है जल्दी से बताएं, टिक करें, ज्यादा समय नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है, देखते ही यहाँ पे ताजा तरीन होगा, तुरंत टिक करना है। राइट आंसर देखिए यहाँ पे है ए, बिंबिसार। बिंबिसार था जिसने यहाँ पे अपने पिता को मारा, उसके बाद उसके बेटे ने उसको मार दिया। राज्यारोहण के संदर्भ में राजा राजाओं की ये बहुत बढ़िया कहानियां चलती थी। मतलब पिताजी ने अगर खुद नहीं छोड़ा तो वहां पर उनके पुत्र जो होते थे उन्हें चाहिए होती थी गद्दी, तो उन्हें हटा देते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बड़ा ले लिया है, बेसिकली आरओ में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन रिवीजन के पर्पज से एक ही क्वेश्चन में काफी सारी चीजें हमारी रिवीजन हो जाती हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है, जस्ट रिवीजन पर्पज से देखते हैं। प्राचीन जनपद एक साइड दिए हुए हैं, दूसरी साइड देखिए आपको एक सूची दी गई है, इसमें थोड़ा सा समय ले लेंगे, समझ लेते हैं आराम से। एक तरफ प्राचीन जनपद में देखिए 4 ऑप्शन है, कुरु है, पांचाल है, कौशल है, वत्स है, ठीक है। दूसरी तरफ इनकी राजधानी है, राजधानियों में देखिए श्रावस्ती दिया है, कौशांबी दिया है, अहिच्छत्र दिया है, इंद्रप्रस्थ दिया है। अब इसको आपको मिलान करना है, मिलान करके यहाँ पे नीचे कूट चुनना है, कूट जो कि आपके हिसाब से वो सही बैठेगा।
पहला कूट जो दिया गया है 1 2 3 4, यानी कि जो जैसे हैं वैसे ही ठीक है। बी कहता है कि 4 3 1 2, अर्थात क्रम को बदलना पड़ेगा। 3 4 2 2 2 1 या 4 2 3 1। अब आपको यहां पे मैं थोड़ा समय दे देता हूं, आप इसे मिलान कर लो अच्छे से और उसके हिसाब से फिर आप ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या होगा वो मुझे बता दीजिए, ठीक है। मैं इसमें 5 सेकंड आपको एक्स्ट्रा दे देता हूं मिलान करने को लेकर, आराम से मिला लो। कुरु, पांचाल, कौशल, वस्त, श्रावस्ती, कौशांबी, अक्षत, इंद्रप्रस्थ, यहां पर कौन किसकी राजधानी थी ए बी सी डी के हिसाब से। चलिए अब इसका आंसर मैं बता देता हूं, 5 सेकंड हो गए आपके, मैं मिलान कर देता हूं, उसके हिसाब से फिर कूट देख लेंगे, ठीक है। कुरु की देखिए यहां पे है, सबसे नीचे चले जाओ, इंद्रप्रस्थ। पांचाल को फिर आपको थोड़ा सा ऊपर रहिए, आपको देखा जाए अक्षत्र। कौशल को लेकर के आप सबसे ऊपर चले जाओ, श्रावस्ती, और वत्स को लेकर के आप सेकंड पे ठहर जाओ, कौशांबी। अर्थात कि देखा जाए 4 3 1 2, आंसर कौन सा है यहां पे देखिए तो बी है, 4 3 1 2। तो यहां पर अगर आपने बी आंसर लगाया है तो बी आपका राइट आंसर है। जितने लोगों ने बी टिक किया है वो सबके सब सही हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है, ठीक है। 19 देखिए यहां पे बिंबिसार है, चंड प्रदोत है, प्रसेनजित है या उदाइन है। क्वेश्चन नंबर यहां पे आपको देखा जाए तो 19 का यहां पर आपको बताना है ए बी सी और डी में से यहां पे कौन सा सही। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है, ए बी सी डी में से यहां पे देखा जाए इसका राइट आंसर जो है प्रसिद्ध वैद्य जीवक आपको बिंबिसार के यहां पर दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 19 के यहां पर देखा जाए तो आपका ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखा जाए तो ए बी सी डी, पहला जो है गणतंत्र, पहला गणतंत्र कौन था, वैशाली, किसके द्वारा स्थापित किया गया। यहां पे देखा जाए क्या मौर्य थे, नहीं। नंद थे, नहीं। गुप्त थे, नहीं। कौन थे, लिच्छवी। तो लिच्छवी थे जिन्होंने पहला गणतंत्र वैशाली यहां पे स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहां पे क्या होगा, पी इसका डी इसका राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 16 जनपद महाजनपदों की सूची जिसके बारे में महाजनपद काल में आप पढ़ते हैं, इसकी जानकारी आपको कहां से मिलती है। ऑप्शन देखते हैं, महाभारत में है, अंगुत्तर निकाय में है, भगवती सूत्र में है या बी और सी दोनों में है। तो यहां पे आसान सा प्रश्न है, जल्दी से बताइए 16 जहां महाजनपदों की जो सूची यहां पे उपलब्ध है, क्वेश्चन नंबर 20 का इसका राइट आंसर क्या होगा। 21 ए बी सी या डी में से। देखिए यहाँ पे 16 महाजनपदों की जो जानकारी है, जो सूची हमें उपलब्ध होती है, ये अंगुत्तर निकाय में भी इसकी जानकारी हमें दी गई है और भगवती सूत्र में भी यहाँ पे इसकी जानकारी मिलती है। अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन का 21 का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा डी का, वो आपका बी और सी यानी कि दोनों होंगे। डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखा जाए ये आपको खत्म हो गया हमारा यहाँ पे जो सारी जो जानकारी हमने यहाँ पे एशियन हिस्ट्री के आपको 2 टॉपिक हमने फिनिश कर लिए, वैदिक काल को लेकर, महाजनपद काल को लेकर। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेकर देखते हैं, करंट अफेयर्स में क्या क्या आया है, उसको व्याख्या भी देखेंगे। सिर्फ क्वेश्चन है उसको व्याख्या भी करके देखेंगे। तो आप पढ़ के आए, करंट अफेयर्स आपने सारी चीजों को देखा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाइए, अब करंट अफेयर्स को लेकर के क्या क्या है। इसमें एक करेक्शन भी है, आई थिंक मैंने क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर दिया है जल्दी में। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन देखा था कि किसके पिता के यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पे हत्या कर दी गई थी, वो क्वेश्चन यहाँ पे अजात शत्रु होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे बिंबिसार की जगह वो अजात शत्रु का होगा, तो उसको यहाँ पे हमें ठीक कर लेना है। बाकी आपका क्वेश्चन बाकी सब सही है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का जो इसमें राइट आंसर होगा वो सी, यहाँ पे आपका सी आएगा, अजात शत्रु को लेकर। इसे सभी लोग ठीक कर लेना। चलिए आते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स का देखिए साथ साथ यहाँ पे चलिए देखते चलना है। देखिए ये क्वेश्चन किसी न किसी कारण चर्चा का विषय रहे, ठीक है, और चर्चा का विषय रहे इसलिए हम यहाँ पे इसे करंट में पढ़ने वाले हैं। आपके लिए क्वेश्चन बन भी सकता है, पूछा भी जा सकता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया जो करंट में रहा कि हाल ही में समाचारों में उल्लिखित किलादी, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ए है किलादी शहरी सभ्यता का एक स्थल है जो संगम युग के दौरान तमिलनाडु में मौजूद है। राज्य ध्यान रखिए, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन माना जाता है। यह पेरियार नदी के तट पर स्थित है और पुरातात्विक विधियों के अनुसार सभ्यता के बाहरी व्यापार का यहाँ पर कोई सबूत नहीं मिला।
इस तरह के ऑप्शन में जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है, जब भी ऑप्शन ज्यादा हो, बड़े हों, तो उनमें मेन पॉइंट जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, पेरियार नदी, तमिलनाडु, संगम युग, ये कुछ पॉइंट हाईलाइटेड हैं जो किलादी से संबंधित है। अब इसमें हमें बताना था कौन सा इसमें सही है। अगर आपको पता है तो एक आंसर अपना चूज कर लीजिए ABCD में से। हम इसकी पहले व्याख्या देखेंगे, फिर इसका राइट आंसर पता करेंगे, ठीक है। चलिए, सबने टिक कर लिया अपने हिसाब से, कौन सा होगा, कौन सा सही है, हमें सिर्फ एक बताना है। इसमें सही है, सही नहीं है नहीं बताना है, गलत, इसमें 3 ठो गलत ही है, एक ही सही है। चलिए व्याख्या क्या कहती है हमारी, देखिए इसमें व्याख्या जो है, पहला, किलादी जो है ये दक्षिण तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की एक छोटी सी बस्ती है। यह मंदिरों के शहर मदुरै से लगभग कितनी 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वैगई नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर पेरियार नदी नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। तमिलनाडु में है, वो यहाँ पे आपका सही हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए, यहाँ पे किलादी नदी के संबंध जो दिया गया वही सही है, ठीक है। बाकी जो जानकारी है वो गलत हो जाएंगी, तो बाकी जो चीजें हैं उसको हम देख लेते हैं, इसके बारे में और डिटेल क्या है। वर्ष 2015 में देखा जाए तो इसकी खुदाई से यहाँ पर साबित हुआ कि तमिलनाडु में वैगई नदी के तट पर संगम युग में एक शहरी सभ्यता मूल, तो संगम में देखा है संगम कालीन यह सभ्यता है, ये भी एक ध्यान रखिएगा। तो विकल्प ए सही है, बाकी के यहाँ पे देखा जाए तो सारे गलत हैं। इसके अलावा खोजी गई कलादी कलाकृतियों ने शिक्षाविदों को वैगई घाटी के सभ्यता के हिस्सों के रूप में स्थल का यहाँ पर वर्णन करने के लिए प्रेरित किया, और निष्कर्षण में दोनों स्थानों के बीच करीब 1000 वर्षों के बीच सांस्कृतिक अंतराल को स्वीकार करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के साथ तुलना पर चर्चा को पुनः यहाँ पे सक्रिय किया था। विकल्प बी भी यहाँ पर आपको सही नहीं है। तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग के अनुसार किलादी में ईंट की संरचनाएं, विलासिता की वस्तुएं, आंतरिक तथा बाहरी व्यापार के प्रमाण एक शहरी सभ्यता की विशेषताएं हैं। अतः देखा जाए तो जैसा उन्होंने कहा कि बाहरी सभ्यता व्यापार के प्रमाण नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर आप सभी ने, जितने लोगों ने ए आंसर टिक किया है, सबका सही है, बाकी आंसर यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, परख। अब ये सोशल इश्यू से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन, अब बाकी करंट के हैं, ठीक है। परख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, NCERT ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी कि परख को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य है सभी शैक्षिक बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देशन यहाँ पे स्थापित करना। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के कार्यान्वयन के लिए हिस्से के रूप में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और उपर्युक्त कथनों में से यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है कहता है ना तो एक यहाँ पे सही है और ना ही दो सही है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, परख से रिलेटेड जो पहले दो कथन यहाँ पे दिए गए इनमें कौन सा बताना है आपको सही है। ऑप्शन है A, B, C, D में से, सभी लोग टिक कर लें। उसके बाद इसकी हम व्याख्या देखेंगे और राइट आंसर को पहचानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सबने टिक कर लिया, पढ़ लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे है इस क्वेश्चन में परख से रिलेटेड जो डेटा हमारे पास है, कहता है कि सभी बोर्डों के मूल्यांकन के लिए जो दिशा निर्देशन स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी कि जिसे हम कहते हैं परख, जिसका फुल फॉर्म यहां पे देख सकते हैं प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण है, ठीक है, को अधिसूचित किया है। अतः कथन एक यहां पे सही है। उसके बाद दूसरे के बारे में क्या है, यह NCERT के एक भाग के रूप में यहां पे कार्य करेगा, अलग नहीं होगा बल्कि उसका एक पार्ट होगा। परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के कार्यान्वयन के भाग के रूप में यहां पे लॉन्च किया गया है, जिसमें नए मूल्यांकन के जो पैटर्न हैं, नवीनतम जो शोध हैं, उनके बारे में देखा जाए तो स्कूल बोर्डों को ये सलाह भी देंगे, उनके साथ सहयोग को बढ़ावा देंगे और एक मानक निर्धारण निकाय की यहाँ पे परिकल्पना भी की गई है। अतः कथन 2 भी यहाँ पे सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही है। तो जितने लोगों ने सी यहाँ पे टिक किया सही है। इसके अलावा एक और डेटा है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि NAS और स्टेट अचीवमेंट सर्विस यानी SAS जैसे समय समय पर लर्निंग आउटकम टेस्ट यहां पर भी आयोजित करने के संदर्भ में आपको ये काम इसे सौंपा जाएगा। तो आंसर यहां पे देख लीजिए, क्वेश्चन यहां पे सेकंड जो परख से रिलेटेड है उसका आंसर जो सही होगा वो है सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्न ऑप्शन यहां पे क्वेश्चन है कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर को लेकर, देखिए कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, असर को मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जिसे हम असर कहते हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन क्या है?
ऑप्शन पहला है यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, बी है यह एक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है, सी है 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार कक्षा 3 और कक्षा 5 के बच्चों में सामान्य पठन और अंकगणित संबंधी कौशल में कमी आई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? फिर से सही है, यहां पे देखिए कई बार यही लास्ट में गलती होती है, सही है सही नहीं है, ठीक है। तो सही है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, डी है 1 2 3, अर्थात तीनों के तीनों कथन गलत हैं। तो आपको यह पहचानना है कि आपको लगता है इसमें से कोई गलत है या सारे सही हैं, उस हिसाब से अपना एक ऑप्शन चूज करिए, टिक करिए और अपनी व्याख्या को देखने के पश्चात राइट हुआ है या नहीं उस हिसाब से उसे टिक करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर करंट अफेयर्स का रिलेटेड ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे क्या आता है, इसकी व्याख्या देखिए। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यहां पे असर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें देखिए यह एक गैर सरकारी संगठन है, पहली बात, ठीक है। एक क्या है? एनजीओ है। एनजीओ जो है प्रथम के द्वारा यहां पर देखा जाए तो आपको असर नामक ये जो रिपोर्ट है ये आपको जारी की जाती है। तो कथन यहां पर देखा जाए तो पहला ही आपको गलत हो गया, सही नहीं है। उसके बाद असर एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण जिसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण भारत के जो बच्चे हैं उनके स्कूल में नामांकन की स्थिति है या नहीं, क्या वे सीख रहे हैं, अतः देखा जाए आपका कथन 2 सही है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। अब तीसरे पर डिपेंड करता है कि उत्तर कौन सा सही होगा। असर को भारत के सभी ग्रामीण जिलों में 2005 में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। भारत में नागरिकों के नेतृत्व वाला यह सबसे बड़ा यहां पर सर्वेक्षण है, नागरिक नेतृत्व वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण है, यह डेटा है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा असर सर्वेक्षण जो है 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के नामांकन की स्थिति, 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बुनियादी शिक्षा एवं अंकगणितीय स्तर के प्रतिनिधित्व का अनुमान यहां पर उपलब्ध कराता है। तो तीसरा यहां पर राइट होगा, ये डिपेंड करता है लास्ट में एक्सप्लेनेशन से। इसमें देखिए कहता है कि कक्षा 3 और कक्षा 5 के छोटे बच्चों में सामान्य पठन और अंकगणित संबंधी कौशल में कमी आई है। तो अर्थात कहने का मतलब है कथन 3 यहां पर आपका सही हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा अर्थात 2 और 3 दोनों यहां पे सही हो जाएंगे, अर्थात आंसर जो होगा वो होगा बी। तो जितने लोगों ने यहां पे बी टिक किया है केवल 2 और 3 वो यहां पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और है जो शिक्षा से रिलेट करके पूछा गया है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में महिला नामांकन में यहां पे वृद्धि हुई है। दूसरा कहता है कि नामांकित छात्रों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान शीर्ष 6 राज्यों में यहां पर शामिल है, ठीक है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है बताना है। ए है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो ये क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ उच्च शिक्षा से रिलेटेड अखिल भारतीय सर्वेक्षण पर आधारित ये क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर यहां पे 4 करंट से रिलेटेड, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर कौन सा है? चलिए देखते हैं यहां पे इसका आंसर। सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने ऑप्शन। देखिए यहां पे जो जानकारी हमारे पास है, जो डेटा यहां पे कहता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा स्तर पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी जिसे हम यहाँ पे आयशी यहाँ पर कहते हैं 2020-21 के आंकड़ों को यहाँ पे जारी किया जाए। मंत्रालय ध्यान रखिएगा, कई बार आपको मंत्रालय पूछ लिया जाए कि पर्टिकुलर कौन सी रिपोर्ट या कौन सी चीजें किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर यह है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, जिसमें 2019-20 की तुलना में देश भर में छात्र नामांकन में 7.5% की यहां पर वृद्धि देखी गई। साथ ही अगर हम रिपोर्ट के अन्य निष्कर्षों पर जाएं, सबसे पहले जो रिपोर्ट में यहां पे डेटा है कि उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में जो महिला नामांकन है, जो कि वर्ष 2019-20 में 45% थी, वो यहां 2020-21 में बढ़कर आपको 49% हो गई है। अतः कथन 1 आपका यहां पे सही हो जाता है। उसके बाद आता है लैंगिक समानता सूचकांक यानी कि जीपीआई। महिला और पुरुष यहां पे अनुपात को अगर हम देखें 2017-18 में ये आपको 1% से बढ़कर 1.05 हो गया है। तीसरा दिव्यांगजन श्रेणी में अगर हम देखें तो छात्रों की संख्या में वर्ष 2019-20 के 92,831 से बढ़कर 2020-21 में यहां पर देखा जाए ये घट करके 79,035 यहां पर हो गई। तो यहां पर देखा जाए दिव्यांगजन श्रेणी के छात्रों की संख्या में आपको कमी दर्ज की गई है।
इसके साथ उच्च शिक्षा के लिए नामांकन करने वाले मुस्लिम छात्रों का जो अनुपात है 2019-20 में यहां पे देखा जाए 5.5 से गिरावट यहां पर भी दर्ज की गई और इसलिए गिर करके हो गया 4.6% हो गया है। तो यहां पे दो चीजों में गिरावट आई है। और तीसरा यहां पर देखें, वर्ष 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान नामांकित छात्रों की संख्या के मामले में शीर्ष यहां पे 6 राज्य हैं तथा कथन 2 यहां पर सही है। तो शीर्ष 6 में देखिए उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु भी है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है और राजस्थान है। तो यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उन्होंने तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक को हटा के सीधा छठा राज्य आपको राजस्थान पूछ लिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपका देखा जाए तो आपका जो आपका कथन यहां पर है पहला और दूसरा, तो दूसरा यहां पर कथन आपका सही है, पहला भी कथन आपका सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? आंसर होगा सी, अर्थात 1 और 2 दोनों ही यहां पे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी कि पीसीएमए 2006 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन क्या है? पहला, इस अधिनियम के तहत बाल विवाह को अमान्य माना जाता है। दूसरा, अधिनियम बाल विवाह के लिए कठोर कारावास की सजा देता है जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा, बाल विवाह करने वाले, संचालन करने वाले, निर्देशित करने वाले या इसके लिए उकसाने वाले किसी भी व्यक्ति को यह सजा दी जा सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, एक बार आराम से आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2, 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग बाकी अपना नोट कर लीजिए, आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, रिपोर्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। सबसे पहले इसमें देखिए, कानून के अनुसार जो बातें कही गई कि बाल विवाह अवैध है। ठीक है, अवैध यानी कि अमान्य है, कानूनी तौर से यहां पर इसे मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन शून्य नहीं है। बाल विवाह नाबालिग के लिए विवेक शून्य हो सकता है यदि वह विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर करता है या करती है। अतः कथन 1 यहां पर देखा जाए तो आपका इस कारण से सही नहीं है। दूसरा, अधिनियम लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 18 वर्ष, जबकि पुरुषों के लिए यहां पर यह न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित करता है? 21 वर्ष। अधिनियम में बाल विवाह के लिए कठोर कारावास की सजा है जिसकी अवधि 2 साल या और 1 लाख रुपए तक यहां पर हो सकती है जुर्माना, या दोनों एक साथ यहां पर हो सकते हैं। अतः कथन 2 यहां पर आपका सही है। यह सजा ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए है जो बाल विवाह को करता है, संचालित करता है, निर्देशित करता है या उकसाता है। अतः कथन 3 भी आपका सही हो जाएगा। तो पहला कथन गलत है, लेकिन बाकी के दोनों यहां पे आपके सही हो गए। तो कथन 2 और 3 यहां पर सही है, अर्थात क्वेश्चन ऑप्शन जो होगा आंसर बी। जितने लोगों ने यहां पे आंसर बी टिक किया है वो आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते योजना के संदर्भ में आपके पास यहां पे कथन है, कौन कौन से हैं? पहला कथन क्या कहता है? यह सभी शहरों, कस्बों में सेप्टिक टैंकों, सीवरों की 100% यांत्रिक सफाई को सुनिश्चित करने हेतु एक सरकारी पहल है। दूसरा, यह आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई केंद्र प्रायोजित एक योजना है। और तीसरा कथन कहता है, यह सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता से संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता और सब्सिडी यानी कि पूंजी प्लस ब्याज प्रदान करके उनको मशीनीकरण एवं उद्यम विकास को ये बढ़ावा देती है। ठीक है, तीनों कथन समझ में आ गए, एक बार अपना पढ़ लीजिएगा। मैं ऑप्शन पहले बता देता हूं, केवल 2, 1 और 2, केवल 1 और 3 या 1, 2, 3। यहां पे सही है बताना, अर्थात तीनों सही हैं या नहीं है। आप इसे पढ़ सकते हैं, नमस्ते के संदर्भ में यहां पे कौन से प्रावधान हैं और इन तीनों में आपका कौन सा सही है, उस हिसाब से अपने अपने यहां पे ऑप्शन टिक कर लीजिए। इसकी व्याख्या देखकर हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि इसके आंसर यहां पे सही हैं और क्यों सही हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे जो जानकारी है कि केंद्रीय बजट जो है, आपने अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था, वीडियो भी मैं लेकर आया था, बताया था उसमें। केंद्रीय बजट 2023 में 24 में यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना को यहाँ पर जिसे नाम दिया गया है नमस्ते, यानी कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में नमस्ते, के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए यहां पे आवंटित किए गए हैं। साथ ही सभी सरकार सभी शहरों कस्बों में एक सेप्टिक टैंक और सीवर की 100% यहां पे यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है। अतः कथन 1 सही है। रीजन क्या है कि कई सारे लोगों को देखा जाए, सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कई सारे लोगों की यहां पे डेथ हुई, जिसके कारण यहां पे यांत्रिकीकरण के माध्यम से सफाई करने पर जोर दिया गया।
इसके बाद इसे वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। अतः कथन 2 यहां पर देखा जाए तो सही नहीं है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा कैसा है? यह योजना आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यहां पर संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है और इसका उद्देश्य है असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई के प्रथाओं को यहां पे समाप्त करना है। लास्ट ऑप्शन क्या है? आजीविका सहायता अर्थात कार्य योजना स्वच्छता संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु सफाई कर्मचारियों को वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी जिसमें पूंजी और ब्याज है प्रदान करके मशीनीकरण उद्यम विकास को बढ़ावा देती है। अतः कथन 3 भी यहां पर आपको सही हो गया। तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, अर्थात 1 और 3, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो सी यहां पर सही है। तो जितने लोगों ने यहां पे ऑप्शन सी टिक किया है वो आपका इसमें राइट आंसर है। तो ये आज का हमारा सेशन था, ठीक है, जिसमें हमने कुछ आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे और साथ ही साथ हमने कुछ यहां पर आपके जो टॉपिक दिए गए थे जीएस के और स्टैटिक जीके के वो भी देखे। अब आप सभी का यहां पर काम यह है, सेशन की समाप्ति के पश्चात ही सभी लोग काउंट आउट कर लीजिए किसके कितने सही हैं और गलत हैं और कमेंट में यहां पे जरूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में कल का यहां पे जो टारगेट है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। वैसे भी टारगेट वीक आपने अगर देख लिया होगा तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कल भी यहां पर हम हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री के 2 और टॉपिक, सोशल इशू और आर्ट एंड कल्चर के करंट के टॉपिक को लेकर सेम टाइम में 6 बजे फिर से मिलेंगे। तो रेडी रहिएगा, पूरा रिवीजन करके बैठिएगा। कल फिर से मिलते हैं, कुछ और यहां पर आगे बढ़ते हैं और अपने आप को इंप्रूव करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।